कंटेम्प्रेरी मीन्स जो भी हमारा हिस्ट्री मोमेंट्स है पहले हो चुका है उसके ऊपर आते हैं क्वेश्चंस। तो एजुकेशन सिस्टम को लेके, इक्वलाइजेशन को लेके, दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल एंड गिविंग इक्वल इम्पैसेस टू ऑल, हम फोकस करें ऑल के ऊपर। यहाँ पे कोई भी PWD, माइनॉरिटीज, ST SCs या फिर जनरल, ये सारा जो डिस्क्रिमिनेशन पहले होता था ये इसको हटाना है। तो उसके लिए ना पहले हिस्ट्री से ही बहुत कुछ चेंजेस आने स्टार्ट किए। सो फर्स्ट थिंग जब आया दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी जब एंटर किया तो उसके साथ कुछ एक्ट वो लेके आएगा। जस्ट लाइक एक्ट क्या होता है, वन काइंड ऑफ प्लानिंग है। क्या है? वन काइंड ऑफ प्लानिंग होता है। ठीक है, आपको पहले का कुछ पोर्शंस मैं दे चुकी हूँ नोट्स, दैट इज प्री इंडिपेंडेंस जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में मैंने नोट्स दिया है एंड वीडियोस भी है एंड ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो जो नहीं पढ़े हो प्लीज थोड़ा चेक करना, ठीक है। सो ऐसे टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पोर्शन है वो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आता है क्वेश्चन में, आता क्या है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 एंड उसके 20 years बाद और एक चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 1.5 पेज का लिखना रहता है। जब भी आप वैसे क्वेश्चंस को अटेंड कर रहे हैं, सो जब भी आपका ये एग्जाम रहेगा ना उससे पहले क्या करना, आइदर आप फ्रेंड सर्कल में इसको डिस्कस कर लेना एंड उसके पॉइंट्स को मेंशन करना, अदरवाइज आप जो वीडियोस मैंने रखे हैं आपके बेनिफिट्स के लिए वही है। क्या? आप लोग जैसे सुबह आज कुछ कुछ टॉपिक्स को पढ़ लिए और कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़ पाए तो उसको सुन लो, वन टाइम अच्छे से पूरा सुन लो, सुन के एग्जाम देने जाओ, जो स्टोरी माइंड में है उसी को आप लिख के आना। तो उसमें क्या होगा ना, पेपर भी भर जाएंगे एंड पॉइंट्स भी बहुत एक्यूरेट होते हैं, बिकॉज एग्जाम से बिफोर आपका फोकस जो रहता है बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। तो स्ट्रांग जब रहता है सारे चीज तो वो याद भी आएगा एंड एग्जाम हॉल में भूलेंगे भी नहीं। ये ट्रिक है, ठीक है। अभी क्या करना है, पूरा स्टोरी जैसे इसको सुनना है आपको। एजुकेशन अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी मैंने पॉइंट्स पूरा मेंशन कर दिया, उसी पॉइंट्स को ओनली लिखिएगा, ज़्यादा नहीं लिखना है। पॉइंट वाइज करेंगे, पॉइंट वाइज करने से इसका जो भी क्वेश्चन आएगा आप अटेंड कर सकते हैं। एंड क्या क्वेश्चन आएगा अभी मैंने बताया, जो कि है आपका चार्टर एक्ट 1813। राइट अबाउट द चार्टर एक्ट ऐसे मेंशन करेगा, राइट अबाउट द चार्टर एक्ट। तो उसको स्टार्ट करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आया वो देखते हैं। सो द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मेंशन करके ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी मेंशन करिए चलेगा, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही है जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। सो द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इन इंडिया इन द अर्ली 60s। मतलब हमारे, हम बोल सकते हैं 16th में आए थे, 60th बोल सकते हैं आप, या फिर 18th जैसे हम लोग बोलते हैं 19th, मतलब 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी, अगर 1600s भी मेंशन करते हो वो भी चलेगा। 16 मेंशन करने से ये पॉइंट आता है कि हम पहले के पॉइंट को 60s 70s जैसे मेंशन करते थे, तो उस टाइम पे अगर 60s आया दैट मीन्स ब्रिटिश जब आया था 60 में वो एंटर किया था एक्चुअली में। 1636 में उन्होंने क्या किया कि कुछ पॉइंट्स में जस्ट लाइक ढाका हो गया या फिर बांग्लादेश का जो पॉइंट्स था, तब तो उतना कुछ नहीं था ना, अभी जो बांग्लादेश है, ढाका है या फिर वेस्ट बंगाल है, उस पॉइंट्स में हम डिवाइड करके देख सकते हैं ये स्टेट्स था। बट वो हम अभी जान पा रहे हैं बट उस टाइम पे नहीं जान पाते थे, तो उन्होंने वेस्ट बंगाल में एंटर किया अर्ली 60s में, सॉरी 16th में, 16th सेंचुरी में। सो 1600 सेंचुरी, और 1600 नहीं बोलना है, 16th सेंचुरी बोल सकते हैं। 16th सेंचुरी में वो आए हमारे इंडिया को, कहाँ? वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। सो स्ट्रगलिंग एंड नियरली बेगिंग फॉर द राइट टू ट्रेड एंड डज बिजनेस एंड स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। कौन से काम के लिए आए थे? दो काम के लिए आए थे, दो काम के लिए। कौन सा फंक्शन है? दो फंक्शन है। अभी अगर पढ़ाई कर रहे हो ना, जस्ट मैं कुछ बोल रही हूँ तो उसका एक स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन बना लो, फटाफट से कॉपी पेन पकड़ो एंड जो जो पॉइंट बोल रहे हो स्टोरी जैसा, आप जैसे सुनते हैं लेक्चर सुनते हैं तो कितना पॉइंट्स को लिख के रखते हो ना, उतना लिख के रख लो, वही है एग्जाम में हेल्प करेगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव किया इंडिया में अर्ली 16th सेंचुरी में और 1600s में, या फिर बोल सकते हैं कि 60 जो पॉइंट्स है उसमें आया था। ठीक है, वो दो फंक्शन के लिए आया। कौन से दो फंक्शन के लिए? फर्स्ट है
वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे, जस्ट लाइक हमें कभी अगर जॉब नहीं मिलता तो हम कितना स्ट्रगल करते हैं, मतलब हम एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ मुझे ऐसे जीना है ऐसे रहना है, तो उसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैं कैसे ग्रोथ करूं या फिर अपना डेवलपमेंट करूं। तो वो ट्रेडिंग के लिए या फिर बिजनेस सेटअप के लिए अपना अधिकार मांग रहा था, बेगिंग कर रहा था उसके लिए कि मुझे ये दे दो, मैं यहाँ पे बिजनेस करूंगा, मैं यहाँ पे सेटअप करूंगा। तो उस टाइम पे जो भी राजा महाराजा लोग थे, किंग्स के डिनास्टीज थे, साम्राज्य थे, वो लोग करने नहीं देते थे। तो उस पॉइंट पे उन्होंने बेगिंग किया। कौन से पीरियड में? 16th सेंचुरी में। और एक सेकंड पॉइंट, वो स्प्रेड करना चाहते थे इंडिया में क्रिश्चियनिटी को, क्रिश्चियन कल्चर को स्प्रेड करना चाहते थे। ये दो पॉइंट हुआ। सो चार्टर्ड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन, एलिजाबेथ वन ऑन डिसम्बर 31 16th century। 1600 मेंशन है, आप 16th century लिख सकते हैं। द ओरिजिनल कंपनी कंसिस्टेड ऑफ ए ग्रुप ऑफ लंदन मर्चेंट्स। बस यहाँ तक मर्चेंट्स तक लिखना है। अच्छा, मर्चेंट्स मीन्स जो बिजनेस करने आते हैं, जस्ट लाइक यहाँ से वहाँ घूमते हैं, अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वो से बोलते हैं हम लोग मर्चेंट्स। एंड ये किसने सेटअप किया? पहला जो चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट, जस्ट लाइक प्लानिंग, जो एक्टिविटीज करने के लिए एक रिपोर्ट बनता है, वो कब आया ना? हमारा डिसम्बर 31 16th सेंचुरी में आया। किसके थ्रू आया? क्वीन एलिजाबेथ वन के थ्रू, क्वीन एलिजाबेथ वन के थ्रू। पॉइंट्स रिमेंबर हो गए? याद रहा ना? सो नेक्स्ट चलेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अभी देखो ये वन था, आपको पॉइंट कैसे मेंशन करना है? आप जब इसे लिख रहे हैं तो ऐसे वन, देन टू, ऐसे लिखेंगे। सो नंबर टू में हम चलते हैं। अभी नंबर टू में है, अभी 17th सेंचुरी का खत्म हो गया, हम अभी आ गए 17th में, सॉरी 16th सेंचुरी का खत्म हो गया, 17th में आ गए। सो बाय द लेट 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी में जो लेट पीरियड था, दैट मीन्स एंडिंग के लिए बोल सकते हैं हम लोग, जस्ट लाइक 1780, 1790 और 1770, ये इस पीरियड को हम लेट पीरियड को देख रहे हैं। सबका हर एक ईयर का जैसे अर्ली पीरियड होता है, एंडिंग पीरियड होता है, वैसे ही हर एक सेंचुरी का भी अर्ली पीरियड होगा एंड लेट पीरियड होगा। वैसे ये पीरियड था 17th सेंचुरी का लेट सिस्टम, दैट मीन्स पूरा एंडिंग के टाइम पे, मतलब अभी 18th सेंचुरी आने वाला है उस टाइम पे। सो यहाँ पे क्या करना है ना, जितना आपको मार्क की हूँ वैसे लिखेंगे। तो ये सी बाय द लेट 17th सेंचुरी एंड मेंशन है, एंड यहाँ से कंटिन्यू करना है यहाँ पे, ठीक है क्या? एंड 18th सेंचुरी इंग्लिश पावर एक्सपांडेड इन इंडिया। मतलब हमने बोला कि बाय द लेट 17th सेंचुरी, दैट मीन्स 17th सेंचुरी यहाँ पे एंड होने आ रहा है एंड स्टार्टिंग किसका होगा? 18th सेंचुरी का। तो इस पीरियड में इंग्लिश पावर एक्सपांड हुआ, दैट मीन्स ब्रिटिशर्स रूल करना स्टार्ट किए ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में उनका रूलिंग स्टार्ट हुआ। तो वो मेनली कहाँ कहाँ अपना ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्क पे लगाए, काम करने पे लगाए, वो देखना है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हो गया, अभी थर्ड पॉइंट पे आ गए। थर्ड पॉइंट इज दैट ईस्ट इंडिया कंपनी वर्क्स कैन सीन और सॉरी वर्क्स कैन सी एट मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल। क्योंकि उस पीरियड के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो कैन सी लिखा गया है, अभी क्या होता है तो सीन मेंशन होता है, बट उस टाइम के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। तो इस रिपोर्ट को मेंशन करने के लिए 3 पॉइंट्स इसको लिखना ही है। कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर किया, वो उनका मेन एम क्या था, एंड वो ट्रेडिंग एंड स्प्रेडिंग, याद रखने के लिए 2 वर्ड काफी है, ट्रेडिंग एंड स्प्रेडिंग। ट्रेडिंग करना चाहते थे बिजनेस सेटअप करने के लिए, एंड स्प्रेडिंग करना चाहते थे क्रिश्चियनिटी को, ठीक है। एंड अल्टीमेटली 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में इंग्लिश पावर सेटअप हो गया पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। एंड मेनली ईस्ट इंडिया कंपनी का काम अगर देखना चाहते हो, अगर आप देखोगे कि कहाँ पे उस टाइम पे काम स्टार्ट हुआ था, मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल। नेक्स्ट चलते हैं, अभी चार्टर एक्ट आ गया, दैट इज चार्टर एक्ट को किसने पहला बनाया था उसको लिखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा चार्ल्स ग्रैंट का नाम, चार्ल्स ग्रैंट का नाम, बिकॉज चार्ल्स ग्रैंट पूरा रिलेटेबल है पर्सन किसके साथ? चार्टर एक्ट के साथ। इन्होंने बहुत कुछ रिपोर्ट्स मेंशन किए थे चार्टर एक्ट के लिए। हर एक एक्ट, दैट इज अ एजुकेशनल प्लान अगर बनाना है, सपोज आप एक गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, आपको एजुकेशन
प्लान बनाना है, आप पूरे कंट्री के लिए एक एजुकेशनल प्लान बनाएंगे, तो उससे पहले आप जज करेंगे कि कहाँ पे एजुकेशन प्लान अच्छा से चल रहा है, प्रीवियस एजुकेशन प्लान कहाँ पे अच्छा से चला है, कहाँ पे वर्क नहीं किया, क्यों नहीं किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, और फैसिलिटीज है कि नहीं, और अबव दिस फैसिलिटीज टीचर्स है कि नहीं, हर एक चीज है कि नहीं अवेलेबल, हम देखते हैं। उसी पॉइंट के ऊपर हम पूरा अपना नेक्स्ट रिपोर्ट को प्लान करेंगे कि इस एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए, ये होना चाहिए। तो उसी जैसा एलिजाबेथ वन ने तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किया एंड चार्टर्ड कर दिया कि हाँ तुम लोग जाओ एंड सेटअप करो। अभी उसके बाद नेक्स्ट आए कौन से पीरियड में, अगेन देखो 17th सेंचुरी में, 1767 में चार्ल्स ग्रांट आए। चार्ल्स ग्रांट, जो चार्ल्स ग्रैंट जब आए ना, उनका जो कमीशन आएगा ना, उनका जो एक्ट आएगा उसको बोलते हैं ग्रैंट कमीशन। ग्रैंट कमीशन, ठीक है। सो चार्ल्स ग्रैंट वाज बोर्न एट अल्डो। कोई कुछ बोल रहे हैं आप लोग? ओके। सो अच्छा, म्यूट कर लो, कोई भी अगर कुछ नहीं बोल रहे तो म्यूट कर लीजिए। ओके। सो चार्ल्स ग्रैंट वाज बोर्न एट अल्डोरी, एंड ये जो मेंशन है ना इतना वर्ड इन, रुको, इन्वर्नेस सिरे, और दैट इज कॉल्ड सायर, एक्चुअली बोला जाता है सायर, दैट इज इन्वर्नेस सायर। ओके, इतना वर्ड को नहीं लिखना है। इनर साइड एरियाज में, मतलब स्कॉटलैंड की इनर साइड एरियाज में एक छोटा सा गांव जैसा था अल्दोरी, वहां पे चार्ल्स ग्रैंड जन्म हुए थे या फिर बर्थ हुआ था उनका, एंड उसके बाद वो इंडिया आ गए 1767 में। 1767 में, अदर आपको ईयर यूज करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो 17th सेंचुरी आप मेंशन कर लो, चलेगा। सो वो कैसे आए, मिलिट्री रोल के अकॉर्डिंग आए। पहले के टाइम पे ना अगर अपने आर्मी फोर्स जो होता है, आर्मीज और फोर्स कम होते थे, मेंबर्स कम होते थे, तो जो भी बच्चा थोड़ा ग्रोन अप एज का हो गया तो उसको ले लेते थे। तो वैसे ही बन के आए चार्ल्स ग्रैंड, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे ऐड करना है, देखिए रोल के बाद नेक्स्टली यहाँ पे जाना है, ठीक है। उसके बाद उनका रोल थोड़ा सा चेंज हो गया, वो सुपरिंटेंडेंट ओवर ऑल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड इन बंगाल, एंड वहां पे जाके उनको क्या मिला, सुपरिंटेंडेंट का रोल मिला। कैसे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी में तब थे एलिजाबेथ क्वीन, क्वीन एलिजाबेथ वन, उन्होंने इनको देखा एंड मिलिट्री रोल बहुत अच्छे से प्ले कर रहे थे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी में, अपने ब्रिटिश में। सो जब इंडिया में गए तो इंडिया में एक बंगाल में जो फोर्स था या फिर वहां पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी चल रहा था उसके सुपरिंटेंडेंट का काम इनको दिया गया, ठीक है। सो ये फिर रिटर्न हो गए, कब रिटर्न हो गए, ब्रिटेन को रिटर्न हो गए 1790 में, मतलब 1767 में आए थे, 1790 को चले गए। सो क्यों गए, बिकॉज हेल्थ इश्यूज था, इसलिए वो गए थे। तो इसके बाद इतने पॉइंट्स के बाद और कुछ नहीं लिखना है, उसका नेक्स्ट में आपको मेंशन करना है पूरा डायरेक्ट यहाँ पे। सो जो ग्रांट आए थे ना, चार्ल्स ग्रांट जब आए थे तो उन्होंने कौन सा मैन्युफैक्चर कंपनी स्टार्ट किया। सो चार्ल्स ग्रांट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ सिल्क और मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क इन मालदा इंडिया, ऐसा मेंशन करिएगा। उनका सबसे बड़ा बिजनेस था सिल्क मैन्युफैक्चर मालदा में, ठीक है। ये भी वेस्ट बंगाल का ही है, मालदा, ठीक है। सो वहां से उन्होंने फिर स्टार्ट किया, लेटर इन 1805 में ग्रांट बिकेम द चेयरमैन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के वो चेयरमैन बन गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो भी मतलब डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मीन्स बहुत सारे डायरेक्टर्स के एक ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, उसमें जो हाई कोर्ट जैसा होता है ना, हाई कोर्ट में क्या होंगे, एक बड़े जज होंगे, तो वैसे वो। सो ये जो पॉइंट था कि ग्रांट बिकम द चेयरमैन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ तक आपने मेंशन किया। उसके बाद आप डायरेक्ट क्या करेंगे, ड्यू टू फेलिंग हेल्थ फोर्स्ड हिम टू रिटायर इन 1818, बस यहाँ तक मेंशन करना है। उसके बाद उनका इजी पॉइंट्स है, क्या है, पहला पॉइंट ये मेंशन करना है आपको, मैं रिवाइज करा रही हूँ फिर से, कि उनका बर्थ कब हुआ था। बर्थ हुआ अल्दोरी में 1767। अगर इन्वर्नेस, दैट इज इन्वर्नेस सायरे, अगर याद नहीं रहा तो आप याद करो स्कॉटलैंड। अगर अल्दोरी भी याद नहीं रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओनली स्कॉटलैंड मेंशन करो। चार्ल्स ग्रांट वाज बोर्न एट स्कॉटलैंड, इतना मेंशन करिए, एंड वेंट टू
इंडिया 1767 17th सेंचुरी में उनका बर्थ हुआ था। मिड ऑफ द 17th सेंचुरी ये मेंशन करिएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी बर्थ पीरियड मेंशन नहीं है। हमें देखना है कि 1767 में वो मिलिट्री रोल के अकॉर्डिंग गए थे इंडिया, सो दैट मिड ऑफ द 17th सेंचुरी में उनका बर्थ हुआ था। अराउंड 1750 में हुआ होगा। सो उसके बाद वो मिलिट्री रोल के अकॉर्डिंग इंडिया गए। एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, उनको रोल मिला किया सुपरिंटेंडेंट का ऑल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। एंड उसके थ्रू वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए, कहाँ पे बिजनेस करना स्टार्ट किए, बंगाल में। उनका पहला बिजनेस था सिल्क मैन्युफैक्चर इन मालदा। मालदा में सिल्क मैन्युफैक्चर करना। इंडिया में मालदा जो है वेस्ट बंगाल में है, वहां पे सिल्क मैन्युफैक्चर करना। नेक्स्टली 1805 में उनको चेयरमैन बनाया गया, मतलब चेयरमैनशिप उनको मिल गया। सो वो डायरेक्शंस प्रोवाइड करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी के। नेक्स्टली उनको अपने काम से रिटायर लेना पड़ा 1812 को। 1812 को 1812 ड्यू टू फेलिंग इन हेल्थ। उनका हेल्थ में इश्यूज आए, तो इसलिए उनको हटाया गया या फिर उन्होंने रिटायर लिया। इतने पॉइंट्स याद रहे। ये इंट्रोडक्शन है। ग्रैंड कमीशन आया या चार्ल्स ग्रैंड के बारे में लिखना है तो इतना लिखना है। उसके बाद यहाँ पे उनका मिशन क्या था? सेम मिशन था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मिशन था, वही है। ग्रैंड एक्सर्टेड मच इन्फ्लुएंस इन द एरियाज ऑफ एजुकेशन। उन्होंने बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस डाला। उनका जितने भी एक्टिविटीज़ थे, फोर्सेस थे, सब कुछ उन्होंने किस पे लगाया था? एजुकेशन में। बिकॉज उन्होंने एजुकेशन को बिजनेस के लिए बनाया। ओके। एंड उसके साथ सोशल पब्लिक पॉलिसीज एंड क्रिश्चियन मिशंस को एस्टैब्लिश करवाया। ओके। ग्रैंड कमीशंस जो रोड किए थे, दैट इज इतना याद रखना है, बट ये भी याद नहीं रहता बच्चों को, इसलिए थोड़ा सा मैंने कट कर दिया है। इफ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिखना, बिकॉज ये भूल जाते हैं कि अ ग्रैंड रोड ऑब्जर्वेशंस ऑन द स्टेट ऑफ द सोसाइटी among the asiatic subjects of ग्रेट ब्रिटेन। सो ग्रेट ब्रिटेन में जो एशियाटिक सब्जेक्ट्स के ऊपर उन्होंने स्टडी किया, तो उसमें बताया, उन्होंने ऑब्जर्वेंस किया था सोसाइटी के ऊपर। जो एशियाटिक सोसाइटीज़ है या फिर एशियाटिक एरियाज हैं, उसके जो सोसाइटीज़ हैं उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारा पॉइंट्स देखा था। एजुकेशन बेसिस पे, सोसाइटी बेसिस पे और सोशल एंड पॉलिटिकल बेसिस पे, सारे पॉइंट्स को उन्होंने एक बुक में मेंशन किया। एंड उस पॉइंट को उन्होंने लिखा ये ऐसे: ऑब्जर्वेशंस ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी एमोंग ऑल द एशियाटिक सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मेरा ग्रैंड ही हो रहा है अभी तक, ग्रेट ब्रिटेन मेंशन है। उसके बाद इसे नहीं लिखना है। जो 1813 में जो कॉमन कमीशंस आएगा, इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, बिकॉज सेम पॉइंट्स उधर मेंशन है, नेक्स्ट पेज में मेंशन है। वॉइस आ रहा है? ये सो नो प्लीज़ बता दो, अदरवाइज फिर मैं प्रॉब्लम में आऊँगी। वॉइस आ रहा है? ओके। अच्छा, जो क्रॉस है प्लीज क्रॉस करिएगा, नहीं लिखना है बिकॉज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है। ये 4 मार्क के 4 मार्क बोल रही हूँ, 5 मार्क के क्वेश्चन में आएगा। 4 मार्क के क्वेश्चन में कुरुक्षेत्र के लिए आता है, आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। तो 5 मार्क्स के लिए इतना बहुत एनफ था, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने लिख लिया। 16th सेंचुरी में आ गए। 16th सेंचुरी के बाद 17th सेंचुरी का जो लेट पीरियड, 18th सेंचुरी का जो पीरियड, वो सारे मेंशन किए। देन इनका बर्थ मेंशन किए, इनका रोल मेंशन किए, एंड सिल्क मैन्युफैक्चर के बारे में लिखे, एंड क्या ये रोल प्ले करना चाहते थे इंडिया के लिए, वो भी मेंशन कर दिया। उतना एनफ है। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे चलेंगे। ये क्रॉस है, पूरा क्रॉस है। ठीक है। बिकॉज इस बार का थोड़ा स्ट्रैटेजी हमने चेंज किया है। पहले बार बच्चों को बहुत ज़्यादा मेंशन की थी, वो लिख नहीं पाए, तो उतना ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा सा पॉइंट को छोटा करना है। एंड चार्टर एक्ट को अभी स्टार्ट करना है, बिकॉज चार्टर एक्ट उनके ही जो पॉइंट ऑफ व्यूज थे उसी के ऊपर वेस्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। जो इन 1833 was issued the notification concerning education in India, which was known as the Charter Act 1833। 1833। सो यहाँ पे मेंशन किया गया है, डायरेक्ट मेंशन करना है कि इन 1833 में जो जो इश्यूज थे उसको नोटिफाइड किए गए। नोटिफाइड मीन्स हम नोटिसेबल किया गया, सबके नज़र में लाया गया। क्या है? एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं, तो वो क्या है, कैसा है, या फिर वो क्या पॉइंट के ऊपर चलता है, तो उसको एक चीज हमने बनाया।
कैसा? सारे ऑब्जर्वेशन को एट ए पॉइंट हमने अरेंज किया एंड एक रिपोर्ट बना दिया, एंड उसी रिपोर्ट का नाम होता है, दैट इज नोन एज चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। अच्छा, और एक चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट 1813, जो कि चार्ल्स ग्रांट ने बनाया था, एंड उसी को बोला जाता है ग्रांट कमीशन। बट वो फेल्यूर हो गया, वो सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, ठीक है, ड्यू टू द बैड हेल्थ ऑफ द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश कंपनी। तो वो चीज को वो उन्होंने चलाया नहीं, एंड वो फेल्यूर हो गया। वहाँ पे बहुत लोग रिटायर्ड हो गए 1813 से लेके 1832 तक के अंदर। सो 1813 से 1832 के अंदर जितने भी पर्सन्स थे उन्होंने चलाया नहीं, एंड उनका रोल थोड़ा थोड़ा डिमिनिस्ड होने लगा, वीक होने लगा। तो वीकर सेक्शन में क्या होता है, अभी वीक होगा तो फिर से एलिजाबेथ जो रहेंगी, क्वीन एलिजाबेथ जो मेंशन किया गया था, उनके जो भी डिसेंडेंट्स रहेंगे, मतलब उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स या उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड चाइल्ड्स जो थे, जो भी डिसाइड करते थे, ग्रैंड पेरेंट्स जो जो रूल्स बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग ग्रैंड चाइल्ड्स को हम सिलेक्ट किया जाता था कि नेक्स्ट कौन क्वीन बनेगी या फिर कोई मेंबर बनेगा या फिर कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी चलेगा। सारा रूल फिक्स था, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन एक फिक्स था, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें बनते गए। एंड यहाँ पे मेंशन किया गया कि चार्टर एक्ट 1833 में कौन से फैक्ट के ऊपर काम किया गया है। सो मैक्सिमम यहाँ पे देख लीजिए कितने पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स है, ठीक है, ओनली 6 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, द मिशनरीज ऑफ ऑल कंट्रीज वर गिवन द फैसिलिटी ऑफ प्रीचिंग, दैट इज अ प्रीचिंग, PREACHING, प्रीचिंग देयर रिलीजियन इंडिया। सो यहाँ पे मेंशन किया गया जो मिशनरीज का, सिंपल चीज में बोल रही हूँ, सिंपल स्टैंडर्ड में स्टेटमेंट ये है, दैट इज इन इन्वेशन ऑफ, इन्वेशन, दैट इज अ इन्वेंशन बोल सकते हैं या फिर इन्वेशन, इन्वेट करना, इन्वेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी थ्रू द मिशनरी स्कूल इन इंडिया, इतना मेंशन कर सकते हैं। मिशनरी स्कूल को हम क्यों इंडिया में लाना चाहते हैं, बिकॉज क्रिश्चियनिटी को हम स्प्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। नंबर 2, द गवर्नर ऑफ बंगाल was made superior of the governors of other provinces and his policies were to be followed by other। अभी जैसे कि प्रोविंसेस मीन्स क्या होता है, उड़ीसा के आसपास का एरिया या फिर उड़ीसा के अधीन में जो रहता है, दैट मीन्स उसके अंडर में जो भी है एरियाज सारे। तो मुझे पहले बंगाल का क्या बनाया गया, गवर्नर, उसके बाद मुझे गवर्नर और सुपेरियर बनाया गया टू द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस, जो भी अदर गवर्नर्स हैं अदर एरियाज के, जस्ट लाइक बिहार के या फिर उड़ीसा के या फिर इधर हमारा रह गए बंगाल है, जो भी आसपास का एरिया है उसका भी मैं देखभाल करूंगी। दैट मीन्स मैं एक लीडिंग मेंबर बन गई, मेरा रोल सबसे ऊपर रहेगा, लीडर हूँ मैं अदर गवर्नर्स को कंट्रोल में रखूंगी, मेरा जो रूल्स रहेगा उसे फॉलो करना पड़ेगा सबको। नेक्स्ट, any Indian or natural citizen of the empire territory was not to be appointed to any service or post on the basis of caste, creed or some other consideration। यहाँ पे इंडियंस को देख लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। एंड एनी इंडियन, कोई भी इंडियन को, या नेचुरल सिटीजन, नेचुरल सिटीजन मीन्स आप जो कंट्री में हो उसी का जो सिटीजन है उसको हम नेचुरल सिटीजन बोलते हैं। तो वी आर इंडियंस, वी आर नेचुरल सिटीजन्स बिकॉज वी आर लिव इन इंडिया, हम यहाँ के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग नेचुरल सिटीजन है। सो एम्पायर्ड टेरिटोरी, तो उसके जो एम्पायर है, जस्ट लाइक उसके ऊपर जो रूलिंग कर रहे हैं वो तो गवर्नमेंट हो गया ना, तो उसके अंदर उनको कोई भी बेसिस पे अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा, कोई भी पोस्ट के लिए अपॉइंट नहीं दिया जाएगा, जैसे कि उनके कास्ट के अकॉर्डिंग, उनके क्रीड के अकॉर्डिंग या फिर उनके रेसेस, जाति, ये सब के बेसिस पे उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पहला, इंडियन सिटीजन को पहला एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ेगा, आफ्टर दैट उनको जॉब मिलेगा, अदरवाइज उनको ये फैसिलिटीज और ये पोस्ट नहीं मिलेंगे अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट। एजुकेशन ग्रांट वाज रेज्ड टू, कितना मेंशन किया गया है, दैट इज, ये पहले था ना 10,000, उसके बाद हो गया 1 लाख हो गया, ठीक है, ये 1 लाख हो गया। तो पहले के टाइम पे ये बहुत सारा चेंजेस लाया, ये एक्ट जो था ये छोटा एक्ट था, बहुत ही छोटा,
मतलब ये कुछ सालों के लिए आया, उसके नेक्स्ट में ही बहुत सारे एक्ट्स आ गए। इसमें फेल्योरिटी ये था, इन्होंने बहुत ज़्यादा बोला कि जो ग्रांट था, ग्रांट मीन्स फंडिंग, फंडिंग 10,000 मिलते थे एजुकेशन सिस्टम्स के लिए। अभी ये बोला कि 1,000 सॉरी 1 लाख तक का फंडिंग वो प्रोवाइड करेगा, बट वो फेल्योर हो गया उसमें। वो सारे स्कूल्स को मिनिमम पर एनम में जो उन्होंने बोला था कि हम पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए 10,000 की जगह 1 लाख खर्चा करेंगे, तो वो नहीं कर पाए। एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस नहीं ला पाए, तो ये धीरे धीरे बंद हो गया। In the Council of the Governor General, a fourth member, that is the law member, was added. जो भी हमारा काउंसिल बनता है ना, जैसे कि हम नैक टीम बोलते हैं, तो उसका भी एक काउंसिल है। वैसे डिफरेंट काउंसिल्स होते हैं, यूजीसी है, ग्रैंड कमीशन हम बोलते हैं, बहुत सारे कमीशन हैं, उनके काउंसिल्स होते हैं। तो काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल, सो गवर्नर जनरल के जो काउंसिल मेंबर्स हैं, उसमें से जो चौथा मेंबर रहेगा, फोर्थ मेंबर, वो लॉ मेंबर होगा। दैट मीन्स वो जज होगा या फिर कोई भी एक बड़ा वकील होगा, लॉयर होगा। ठीक है। In due course of time, the provision of the charter influenced the education in India to a very great extent. अगर हम देखा जाए कि ये कितना सारा चेंजेस ला पाए, बिकॉज उस टाइम पे कोई भी एक्ट नहीं था, तो कुछ टाइम के लिए ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। एंड दिस चार्टर of 1833 occupies a very important place in the history of Indian education. मतलब इतिहास में अगर हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन में देखते हैं, तो ये पहला स्टेप में है। क्योंकि इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर एक्ट बनाया था, ये ओनली लेस देन 1 लाख रुपी खर्च करेगा बोला था, तो वो बैन हो गया। देन 1833 में फिर से चार्टर एक्ट आया। स्टोरी याद रहा? स्टोरी याद रहा या नहीं? 1830 13 एंड 1833 दो डिफरेंसेस है। क्या है? पहला 1813 में कौन थे? हमारे चार्ल्स ग्रैंड थे। तो चार्ल्स ग्रैंड ने ये कमीशन बनाया और ये एक्ट बनाया 1813 का। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, नेक्स्टली उसे कैंसिल कर दिया, बिकॉज वहाँ पे मेंशन किया गया था कि बहुत सारे प्रोविजंस बनेंगे एजुकेशन सिस्टम के लिए, एंड मेन प्रोविजन था वो 1 लाख से भी कम खर्चा करने वाले थे एजुकेशन सिस्टम के लिए, सिस्टम में, और प्रमोशन ऑफ लर्निंग करने के लिए इन इंडिया, इंडिया में प्रमोशन ऑफ लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए। बट वो प्रमोट ही नहीं कर पाए। इतना कम पैसा खर्च करेंगे तो कहाँ से गरीब बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, बिकॉज उसके लिए तो फंड चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, बट उनके पास कुछ भी नहीं था। डोनेशन बेस्ड भी नहीं हो सकता था। तो ये 1813 वाला हट गया। 1833 में क्या ऐड किया गया कि 1 लाख रुपीज तक हम खर्चा करेंगे। 10,000 ऑनली खर्चा किया जाता था, 1 लाख। अभी पर स्कूल के लिए 1 लाख नहीं है, पूरे जितना भी एजुकेशन सिस्टम था सबके लिए 1 लाख। उस टाइम का 1 लाख मीन्स अभी बहुत ह्यूज अमाउंट एक आएगा। ठीक है। तो उस टाइम पे तो स्कूल्स भी नहीं थे, तो कितना स्कूल्स बनाना है, सब कुछ करना है, एनरोलमेंट करना है, उसके लिए था। तो ये दो डिफरेंसेस थे। 1813 आपका चार्ल्स ग्रैंड कमीशन है, उसको चार्टर एक्ट 1813 भी मेंशन किया जाता है, एंड ये 1833 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेक्स्टली बनाया था आफ्टर चार्ल्स ग्रैंड। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं थोड़ा सा अंदर, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का और एक पॉइंट आएंगे। उसका सेकंड पॉइंट है, दैट इज द ओरिएंटालिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। एक कंट्रोवर्सी है, ये एग्जाम में नहीं आता है, ओनली सुनने के लिए पॉइंट्स अगर कभी ऐड करना पड़े तो उसके लिए याद रखना है। ठीक है, माइंड में फिक्स कर लो, ये क्वेश्चन नहीं आता है। ओरिएंटालिस्ट एंग्लिसिस्ट का पॉइंट नहीं लिखना है कहीं पे। ठीक है, तो ओनली समझ के रखिए क्या क्या करना है। सो ना, यहाँ पे दो टाइप के ग्रुप्स बन गए। सपोज आप में अभी मैं एक ग्रुप हूँ, आप लोग एक ग्रुप है। ठीक है। मैं क्या करती हूँ ना, ओनली ब्रिटिश जो भी रूल्स है उसको फॉलो करती हूँ, एंड ब्रिटिश कल्चर, लिटरेचर एंड इंग्लिश सिस्टम को, मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहेगा स्कूल्स में, ऐसे बोल के सपोर्ट की। एंड आपने क्या किया, आप ओरिएंटालिस्ट ग्रुप हो, मैं क्या बन गई, एंग्लिसिस्ट बन गई। आप क्या हो, ओरिएंटालिस्ट हो। अच्छा, ओरिएंटालिस्ट या फिर वन काइंड ऑफ ओरिएंटालिस्ट जो वर्ड है ना, ये इसका ओरिजिन अगर देखें तो ये कहाँ से आया, जहाँ पे ओरिएंटेशन हो सकता है, दैट मीन्स ये मूवमेंट कर सकता है। मूवमेंट ज़्यादातर कहाँ पे होता है, जहाँ पे हम थोड़ा सा गांव, रूरल एरियाज पे रहते हैं, अर्बन एरियाज पे रहते हैं, उस पे रूरल टू अर्बन कन्वर्शन,
अभी ये लोग थे कौन? इंडिया के रियल ह्यूमन बींग्स थे, जस्ट लाइक रियल सिटीजन और नेचुरल सिटीजन्स थे। सो नेचुरल सिटीजन्स ओरिएंटालिस्ट ग्रुप बनाए, एंड जो ब्रिटिश सपोर्टर्स थे वो एंग्लिसिस्ट वाले ग्रुप बनाए। ठीक है। अभी ये दोनों ग्रुप क्या चाहते थे, उस पॉइंट पे डिफरेंसेस देना। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का जो चार्टर एक्ट है, यहाँ पे पूरा नहीं मेंशन करना है, इतना जो छोटा सा पार्ट मैंने मेंशन करना है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पे चले आना है। सो द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 मेंशन करते हुए हम डायरेक्ट करेंगे, एक हाइफन मेंशन करेंगे एंड यहाँ पे मेंशन करेंगे डायरेक्ट। अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1813 देयर वर टू ग्रुप्स इमर्स्ड विद द डिफरेंट व्यूज, इमर्स्ड विद द डिफरेंट व्यूज। अपना ओपिनियन अलग अलग है, आपका ओपिनियन अलग है, मेरा ओपिनियन अलग है। ठीक है। एंड among the officials of the East India Company regarding how to spend 1 lakh rupees प्रोविजन फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। सो ये दो ग्रुप क्यों बने थे? ये दो ग्रुप बने थे कि कैसे 1833 में तो मेंशन किया गया कि हम 1 लाख रुपीस को खर्चा करेंगे, एंड 1813 में मेंशन किया गया था कि लेस देन 1 लाख रुपीस को हम खर्चा करेंगे, ओनली उसके लिए प्रोविजंस बना था। बट 1833 में वो एक्सेप्ट किया गया। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें दो ग्रुप्स बने, उसके अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स बने। एक है आप लोग जो कि ओरिएंटालिस्ट ग्रुप है, मैं इंग्लिसिस्ट हूँ। ओरिएंटालिस्ट बहुत ही नेचुरल होते हैं, नेचुरल सिटीजन्स हैं, वो इंडियन कल्चर्स को सपोर्ट करना चाहते थे लिटरेचर एंड लर्निंग के थ्रू। एंड हम क्या चाहते हैं, स्प्रेड करना चाहते हैं क्रिश्चियनिटी को, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एजुकेशन इंग्लिश के थ्रू उसको, एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये दोनों के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 1 लाख रुपए को कैसे खर्च करना है, उसके लिए जो प्रोविजन है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अभी उसके अकॉर्डिंग पहला आते हैं आर्गुमेंट, किसका आर्गुमेंट है? ओरिएंटालिस्ट का। आप लोग क्या बोलते हो वो सुनिए, आप लोगों में से कौन से लोग हैं देखिए। अभी ओरिएंटालिस्ट क्या प्रमोट करना चाहते थे? जस्ट लाइक ओरिएंटालिस्ट सच एज बहुत सारे ओरिएंटालिस्ट हैं, नाम सुन लो। वारेन हेस्टिंग्स, एसटी प्रिंसेस, ये प्रिंसेस वाला वो प्रिंस नहीं है, प्रिंसेस यहाँ पे स्पेलिंग अलग है, तो ये सरनेम के अकॉर्डिंग है, उसको आप यूज करेंगे, डबल एस मत लिख दीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो एंड एच विल्सन एंड बहुत सारे और भी पर्सन हैं। ठीक है। हु वांटेड टू प्रमोट ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन। आप सोचोगे कि ये सारे रियल अगर इंडियन सिटीजन्स हैं, देन ये कैसे सोच रहे, बट ये तो ब्रिटिशर्स हैं। ब्रिटिशर्स बहुत सारे ऐसे भी पर्सन थे जो आके इंडियन कल्चर को इतना सपोर्ट करते थे कि उनको हम नेचुरल सिटीजन मानते थे। बिकॉज इंडियन जो लोग थे वो लोग जो काम नहीं कर सके, ये लोग उतना काम करके गए थे। वो लोग 10% 15% जो भी उनसे बन पड़ा था उतना चेंजेस करके आए थे। ठीक है। तो ये सारे पर्सन्स ने क्या किया, हु वांटेड टू प्रमोट ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन। ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन जो पहले से संस्कृत संस्कृत के थ्रू पढ़ाई होता था उसी को उन्होंने सपोर्ट किया एंड कल्चर को प्रमोट करना चाहा। एसटी प्रिंसेस वाज द president of president for the committee on how to spend the provision of 1 lakh rupee for the promotion of education in India. So इसका एक कमीशन है ना, कमीशन में एसटी प्रिंसेस थे, वो हो गए इसके प्रेसिडेंट, एंड उन्होंने प्रोविजंस बनाया कि कैसे हमें खर्च करना चाहिए, कौन से पॉइंट में, क्या हमें इंग्लिश लैंग्वेज को लेना चाहिए या फिर हमें वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट करते हुए ईस्टर्न जो कल्चर है उसको भूल जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो सारा इन्होंने डिसाइड किया इन लोगों ने। अभी आते ईस्ट इंडिया कंपनी में जो हमारे अदर पॉइंट्स है इसके रिलेटेड, ओरिएंटलिस्ट के रिलेटेड, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गिवन इम्पोर्टेंस फॉर द व्यूज ऑफ ओरिएंटलिस्ट टिल 1813। 1813 में कौन सा एक्ट आया? चार्टर एक्ट, जो फर्स्ट चार्टर एक्ट है। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, 1813 तक कुछ कुछ सपोर्ट मिले, मतलब ओरिएंटलिस्ट बहुत ही अच्छे से उनके जो व्यूज को रिप्रेजेंट कर सके। दे एस्टैब्लिश मद्रासा, सॉरी दैट इज कॉल्ड मदरसा भी बोल सकते हैं, मदरासा भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम मदरसा भी बोलते हैं, मदरासा भी बोलते हैं, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। मदरसा भी बहुत जगह पे है, आपके बुक में मदरासा भी है। ठीक है, एनीवन को लिख सकते हैं। तो एस्टैब्लिश मदरसा। अच्छा, मदरसा क्या है? मदरसा क्या है?
बोलो, बोलो कोई एक बोलो। मैं हिंट दे रही हूँ, इस्लामिक एजुकेशन में पढ़े थे। हाँ, इस्लामिक एजुकेशन में पढ़े थे। तो कौन-सा होगा? हाँ, स्कूल है। ये कौन-से धर्म के लिए है? मुस्लिम के लिए है? मुस्लिम बच्चों के लिए, हाँ, मुस्लिम बच्चों के लिए है। सो मदरसा, हाँ, इंडिजिनस स्कूल है, जीनियस नहीं, दैट इज़ इंडिजिनस स्कूल है। एट कलकत्ता एंड बनारस संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी। वाराणसी में बनारस संस्कृत कॉलेज बन गया, एंड कलकत्ता में एक मदरसा बना पहला, ठीक है, जो कि मस्जिद के साथ जॉइंट था, ठीक है, कोलैबोरेशन में चल रहा था। मस्जिद के जो मेन लोग थे, वो लोग चला रहे थे, जो लीडर्स थे, मस्जिद बनाते थे उस टाइम पे, या मस्जिद को बहुत ज़्यादा ही मानते थे, कुरान को मानते थे, वो लोग चलाते थे, ठीक है। वेस्टर्न लिटरेचर वर ट्रांसलेटेड इन इंडियन लैंग्वेजेस। सोच लीजिए 1813 में ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया, मतलब वेस्टर्न जो लिटरेचर था, मतलब इंग्लिश में था, उसको ट्रांसलेट किया गया कितने लैंग्वेज में? संस्कृत सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल थिंग था, वैल्यूएबल लैंग्वेज था उस टाइम पे संस्कृत। उसको बोला जाता था ऑर्नामेंटल लैंग्वेज, जो कि बहुत ही ज़्यादा, जैसे हम ज्वेलरीज पहनते हैं ना, क्यों पहनते हैं? बॉयज़ भी आजकल ज्वेलरीज पहनते हैं, गर्ल्स भी पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? खुद को सजाने के लिए। तो उस टाइप का जो लैंग्वेज था वो है संस्कृत, बिकॉज संस्कृत से बहुत सारे लैंग्वेज का ओरिजिनेशन हुआ है। देन उसके बाद आया अरबिक एंड पर्शियन, ठीक है। ये तीन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ। दे हैव गिवन स्कॉलरशिप फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स। सो ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 तक, 1813 नॉट 33, 1813 तक सपोर्ट किया ओरिएंटलिस्ट के व्यूज को, एंड इंडियन स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप दिया। They introduced English language as a medium of instruction for them, those who are showing interest in learning English. जो पढ़ना चाहते हैं, जो इंग्लिश में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो उनके लिए इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा गया। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस मीन्स मैं टीचिंग दूंगी तो उसमें ओनली इंग्लिश यूज करूंगी, अदर लैंग्वेज को नहीं। ओके, तो ऐसे पॉइंट्स थे। तो अभी ओरिएंटलिस्ट के पॉइंट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी आते हैं ऑपोजिट में, एंग्लिसिस्ट का क्या आर्गुमेंट था। सो अभी आएंगे ना सबसे, मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग। ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ना दो तीन पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जस्ट लाइक लॉर्ड मैकले एंड वुड, लॉर्ड वुड। तो उन्होंने क्या क्या किया, एंड कौन से इंडियंस उनको फेवर किए या फिर सपोर्ट किए, उसको लिखते हैं। दिस व्यू was strongly argued by the Lord Macaulay। ये जो व्यू था, कौन सा व्यू? जो ऊपर जो जितने व्यूज पढ़ के आए ना आपने ओरिएंटलिस्ट के, उस व्यूज को आर्ग्यूड किए कौन, किसने आर्ग्यूड किया? लॉर्ड मैकले ने। एंड सम ऑफ द इंग्लिश पेपर इंडियंस, जो इंग्लिश को, ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे, वैसे इंडियंस भी थे। जैसे कि ब्रिटिशर्स भी आके हमें इंडियन कल्चर में पढ़ने के लिए सपोर्ट कर रहे थे, तो कुछ इंडियंस भी थे सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, कि नहीं ब्रिटिशर्स आ गए तो हमें जॉब मिलेगा, हमें बहुत अच्छे से लाइफस्टाइल मिलेगा, हम बहुत अच्छा इंग्लिश सीख पाएंगे, हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा, ऐसा सोच के। तो उनमें से एक पर्सन का नाम था राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने बहुत कुछ काम किया है, और राजा राममोहन राय ने बहुत चाइल्ड लेबर नहीं, चाइल्ड मैरिज, जो चाइल्ड मैरिज था उसको एबोलिस्ट किया था, एंड जो सतीदाह प्रथा था उसको हटाया था, बहुत कुछ पॉइंट उन्होंने बताया था। एंड वुमेन्स एजुकेशन, वो सपोर्ट नहीं करते थे वुमेन्स एजुकेशन को उतना, फिर भी कुछ पॉइंट्स में जो भी राजा महाराजा के जो डॉटर्स होते थे वो लोग पढ़ने जा सकते हैं, इतना उन्होंने एक्सेप्ट किया था। सो ड्यूरिंग दिस वायलेंट कंट्रोवर्सी, इस टाइम पे देखिए कितना बड़ा कंट्रोवर्सी है, जस्ट लाइक अभी के टाइम पे दंगे हो जाते हैं ना, मुस्लिम, हिंदू या फिर अदर अदर कास्ट में कुछ भी दंगे हो जाते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग सोच लीजिए उस टाइम पे कितना प्रॉब्लम होता होगा, एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट के अंदर ऐसे झगड़े लगे, कंट्रोवर्सी हो गया। सो ड्यूरिंग दिस वायलेंट कंट्रोवर्सी, लॉर्ड टीवी मैकले, पूरा नाम है लॉर्ड मैकले, हम लोग बोलते हैं, उनका पूरा नाम है टीवी मैकले, लॉर्ड टीवी मैकले came to India as a law member of the Governor General's Executive Council, that is called GGEC। GGEC जो एग्जीक्यूटिव है, जो भी लॉज को चलाता है या फिर बना के एक्टिविटीज और एक्शन में लाता है, इनैक्ट करता है, तो वैसे पर्सन थे उस जो काउंसिल के एक मेंबर थे। लॉ मेंबर कौन थे? लॉर्ड टीबी मैकले। सो उन्होंने क्या किया,
लॉर्ड मैकले वाज अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। सेम पॉइंट्स है, अगर इस पॉइंट को आप भूल जाते हो तो चलेगा, पहला पॉइंट लिख दे तो वो भी हो जाएगा कि लॉ मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके बाद उनको प्रेसिडेंट भी बनाया गया उसका। किसके थ्रू बनाया गया? बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया उस टाइम पे थे। Lord Macaulay was argued that British culture and English language is only the greatest culture and language, and Indians are uncivilized. Hence, it is very important that the provision of 1 lakh rupees should spend for the develop, or that is, developing the English language and Western culture in India. उन्होंने बोला, इतना कंट्रोवर्सी लेके आए कि ब्रिटिशर्स ये थिंक करते उस टाइम पे लॉर्ड मैकले के अकॉर्डिंग कि इंडिया के जितने भी लोग हैं वो बहुत ही बैकवर्डेड है, एंड दे डिडंट नो हाउ टू एजुकेट देयर चाइल्ड्स और हाउ टू गेट ए बेस्ट लाइफ फॉर दैम। उनको नहीं पता ये सब, इसलिए उनके लिटरेचर के बारे में उनका कुछ नॉलेज नहीं है, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग उनको बहुत कुछ पता नहीं है, तो हम क्यों नहीं अपना लैंग्वेज को यहाँ पे सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। तो इंग्लिश लैंग्वेज को एंड वेस्टर्न कल्चर को, हमारा कल्चर ईस्टर्न कल्चर है तो वह हो गया वेस्टर्न कल्चर, उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो उसके सपोर्ट में जो 1 लाख रुपीस का जो प्रोविजन बना था ना, इसी को खर्च करना चाहिए किसके लिए? ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है इंडिया में उसे स्प्रेड करने के लिए। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को एंड वेस्टर्न कल्चर को स्कूल्स में डाल देते हैं, बच्चों को बाउंड कर देंगे हम पढ़ने के लिए कि तुम्हें इसी में पढ़ना है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इन इंग्लिश, इंग्लिश में पढ़ना है एंड कल्चर को भी फॉलो करना है, तो वेस्टर्न कल्चर को जो फॉलो करेगा वही आगे बढ़ेगा, उनको जॉब मिलेगी अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडिया का कोई गवर्नमेंट नहीं था तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जॉब मिलेगा। ये पॉइंट्स है, ठीक है। सो ये जो पॉइंट्स था मैकले का, मैकले ने इस पॉइंट को मेंशन किया था अपने रिपोर्ट में। तो उस रिपोर्ट को क्या बोलते हैं पता है? उस रिपोर्ट को बोलते हैं मैकले मिनट, MINUTE। सब बोलते हैं माइन्यूट, माइन्यूट होने से गलत हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन, दैट इज कॉल्ड मिनट। जो हम लोग आवर मिनट वाला बोलते हैं वही मिनट है, ठीक है। सो ये फिर साइंड हुआ, किसके थ्रू साइंड होगा? तब के गवर्नर जनरल जो थे विलियम बेंटिक, उन्होंने साइन किया एंड उस टाइम से कुछ सालों तक इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रह गया स्कूल्स में। हो गया, इतना समझ आया? ये सुन नो, स्टोरी समझ आया? अच्छा, ठीक है। अभी 1813 जो आपका चार्टर एक्ट है उसी के अकॉर्डिंग होगा। फिर से राजा राममोहन राय आएंगे, वही पॉइंट्स के ऊपर है, जो पॉइंट्स अभी मेंशन किए थे शॉर्टली उसी का पॉइंट्स है। यहाँ पे 3-4 लाइन पहले लिखा गया, उसके बाद मैकलिस के जो रिकमेंडेशंस हैं उसको मेंशन करेंगे। सो मैकले मिनट्स में ये मेंशन किया गया कि ये जो एजुकेशनल रिजोल्यूशन आया, दैट मीन्स एजुकेशनल पॉइंट्स में जो चेंजेस आए, उसके फील्ड में जो चेंजेस आए, किसके लिए आए? Minute of Macaulay came into existence for the establishment of the school with European literature and science and had supported by leader Raja Ram Mohan Rai, और दैट इज राजा राम मोहन रॉय भी बोलते हैं। बंगाली में राय आता है एंड आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो तो रॉय भी मेंशन होता है, ठीक है। सो उस टाइम में जो एजुकेशनल जो रिजोल्यूशन आया, रिजोल्यूशन मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं विप्लव, ठीक है। उस टाइम में जो एजुकेशनल पॉइंट में जो चेंजेस आए वो किस लिए आया? मैकले मिनट्स के लिए आया। और मिनट्स ऑफ मैकले, मैकलेस के लॉर्ड टीबी मैकले के जो भी रिपोर्ट थी उसके लिए आया, एंड उस चीज को सपोर्ट किसने किया? लीडर राजा राममोहन राय। एंड मैकले मिनट का बेस्ट पॉइंट क्या था कि वो चाहते थे एस्टैब्लिश करना, कौन सा चीज को एस्टैब्लिश करना? एजुकेशन सिस्टम, दैट मीन्स स्कूल्स को एस्टैब्लिश करना विथ यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस, मतलब यूरोपियन जितने भी कल्चर है, लॉजिक है एंड लिटरेचर है उसको लाना। सेकेंड पॉइंट, मैकले वाज ए प्रोफाउंड स्कॉलर, बहुत अच्छे स्कॉलर थे। हम बोलते हैं ना, जैसे एजुकेशनिस्ट बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो वन काइंड ऑफ रिसर्चर, जो कि बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी ऐसे पर्सन थे वो, ठीक है। एंड ऑल्सो ए मेंबर ऑफ, अभी पढ़ के आए थे, गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लॉ मेंबर थे वहाँ पे, लॉ मेंबर थे वो।
एंड ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। उनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। क्यों बोलते हैं? अच्छा, मॉडर्न पीरियड किसको बोलते हैं आप जानते हो? एनीवन? कोई बोल सकता है मॉडर्न पीरियड किसको बोला जाता है? मॉडर्न पीरियड मेंशन करिए। मॉडर्न पीरियड। हिंट दे रही हूँ, क्वेश्चन में क्या है? कौन सा पीरियड अभी पढ़ रहे हैं? हाँ, ब्रिटिश। हाँ, ब्रिटिश पीरियड को ही मॉडर्न पीरियड हम मेंशन करेंगे। सो वो थे मॉडर्न पीरियड, जो एजुकेशन सिस्टम था, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम, वो उनके फादर थे, दैट मीन्स फाउंडर बोल सकते। फाउंडर थे, उन्होंने बनाया था, इसको पूरा बनाया। ही वॉज लर्न साइकोलॉजी। उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ा था इंडिया का। कौन सा साइकोलॉजी? इंडियन साइकोलॉजी। इंडियन सोसाइटी में जो साइकोलॉजी बसा हुआ है ना, वो पढ़ा उन्होंने, कि सोसाइटी में कौन सा कल्चर चल रहा है, सोसाइटी में एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है, एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन ऑल्सो। सपोज मैं ब्रिटिशर हूँ, तो मैं अपने कल्चर को ही सपोर्ट करूँगी, अपने लिटरेचर को ही सपोर्ट करूँगी, ना कि मैं इंडियन लिटरेचर को सपोर्ट करूँगी। तो उन्होंने देखा इंडिया में कोई भी राजा नहीं है, कोई भी एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड ही नहीं है, जो गरीब बच्चे हैं वो स्कूल ही नहीं जाते। यहाँ पे ना एक थ्योरी आता है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मैं ब्रीफली आपको बताती हूँ, मैं डायग्राम भी आपको दूंगी, आपके बुक में भी कुछ कुछ मेंशन है, उतना पॉइंट भी एनफ है, ये आता नहीं है, सुन लो। यहाँ पे ऐसे अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम आप लोग क्या बोलते हो मुझे बताना, ठीक है? एक इंस्ट्रूमेंट बना रही हूँ मैं, जो कि म्यूजिक में यूज होता है, इसको क्या बोलते हो? बोलिए। ऐसा टाइप का इंस्ट्रूमेंट रहता है, जहाँ से इधर से साउंड, हाँ, सैनाई टाइप का, तो यहाँ पे साउंड ऐसे निकलता है, ठीक है? अभी थोड़ा सा इस डायग्राम को हम मॉडिफाई करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? मॉडिफाई। तो यहाँ पे देख लो, इसका अभी जो मुंह था, माउथ पोर्शन था, उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है? एंड ये जो सिस्टम आया, ये कैसा बना? ऐसा, ठीक है? ये हो गया। इसको अभी उल्टा कर लो, उल्टा कर दिया, ठीक है? अभी दोनों सिस्टम में डिफरेंसेस क्या है वो भी बता रही हूँ। ये गेम नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होता है? हमारे सोसाइटी में बहुत पर्सन्स है, ये हो गया सोसाइटी, ठीक है? सोसाइटी है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सोसाइटी में ओनली कम कम इंसान है, थोड़े से इंसानों को ही हम अलाउ करें, बहुत ही कम। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर 10,000 लोगों को हम 10 के लिख लो, 10,000 लोगों को सपोर्ट करें, तो यहाँ पे ओनली 1 के और 100 ऐसे ही पर्सन्स को हम हेल्प कर रहे हैं। तो ये सोसाइटी क्या है ना, ये सोसाइटी फिल्ट्रेट करेगा सारे लोगों को, धीरे धीरे करके सारे लोगों को। तो ये पॉजिटिव वेराइटी हो गया, एजुकेशन सिस्टम में सबको अलाउ किया गया। बट यहाँ पे क्या किया गया? उल्टा चीज किया जा रहा है, ऑपोजिट है, ये इन्वर्टेड टाइप है। क्या है? यहाँ पे सोसाइटी में, सपोज एक सोसाइटी में 10,000 पर्सन है, ओनली उसमें से 1,000 और 100 पर्सन्स को हमने अलाउ किया, बाकी सारे पर्सन्स को हमने फिल्ट्रेट आउट कर दिया कि निकलो यहाँ से। एजुकेशन ओनली इतने ही पर्सन्स के लिए है जो कि हायर क्लासेस और हायर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। अदरवाइज सोसाइटी में जितने भी पर्सन्स हैं जो भी अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ से निकाल दो, ठीक है? ये होता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। वो चाहते थे, ब्रिटिशर्स में सबसे इंपॉर्टेंट मैकलेमिनेट्स आया, तो वो चाहते थे ओनली उन पर्सन्स को पढ़ाए जो कि उनके काम में आ सके, हु आर बेनिफिशियल फॉर दैम। तो उन पर्सन्स को अगर पढ़ाएंगे, हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। अदरवाइज हम अगर सारे लोगों को पढ़ाने लगे तो उनके लिए फंड लगेगा, उनको उतना ही फैसिलिटीज देना पड़ेगा, तो वो सारा चीज वो देना नहीं चाहते थे। इसलिए हायर क्लासेस के जो भी पर्सन्स है, उनको यहाँ पे फिल्ट्रेट किया गया, पूरा छान लिया गया, एंड सोसाइटी में जो अदर पर्सन्स है उनको निकाल दिया गया। तो इससे क्या हो गया कि जो पर्सन्स अभी एजुकेशन सिस्टम में जाएंगे, वो ब्रिटिशर्स रहेंगे बाय बिहेवियर, बाय बिहेवियर, बाय नेचर वो ब्रिटिशर्स रहेंगे, बट बाय ब्लड
दे आर इंडियंस, बाय ब्लड दे आर इंडियंस। मतलब इंडिया के लोगों को हम पढ़ा लिखा सर्वेंट बना रहे, पढ़ा लिखा सर्वेंट बना रहे, नौकर चाकर बना रहे अपनी बिजनेस में और ज्यादा तरक्की करने के लिए। तो ये सिस्टम था उनका, मैकलमिनट्स का। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, ये एजुकेशन सिस्टम को ऐसे बनाया। कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है, डायग्राम ऐसे बना के दोनों को एक्सप्लेनेशन देना है, एंड जो उल्टा डायग्राम है उसको आपको दिखाना है। दैट मीन्स जहाँ पे ऐसा टाइप का, ठीक है, ये जो पोर्शन रहेगा थोड़ा नैरोअर रहेगा, पतला रहेगा, छोटा रहेगा, ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, उल्टा। इसका डायग्राम्स भी मैं दे दूंगी आपको, वैसे डायग्राम आप बना लीजिएगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट। ही was also supported, or he also supported British education in India, but not to promote socio-economic or cultural development of the people। अभी पॉइंट समझ आया, अभी मेंशन की थी, दैट इज वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का डेवलपमेंट नहीं हो कि इंडियंस का डेवलपमेंट हो। वो नहीं चाहते थे, ट्रेडिशनल कल्चर जो इंडिया का है उसको सपोर्ट उन्होंने नहीं किया। सोशियो इकोनॉमिक, दैट इज अ सोशल प्लस इकोनॉमिक, जो वो कल्चरल डेवलपमेंट और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए था, इंडिया में नीड था, उसको उन्होंने फुलफिल नहीं किया। वो उनका डेवलपमेंट चाहते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। एज ए पार्लियामेंटेरियन, दैट इज अ, यहाँ पे बोल सकते हैं मेंटेरियन, दैट इज पार्लियामेंट में एक मेंबर होते हुए उसके नाते उन्होंने क्या क्या किया। ही कैम टू इंडिया, वो कब आए इंडिया में, दैट इज यहाँ पे मेंशन है 1834 होगा, पहले जो मेंशन था 1838 था, बट 1834 इज द राइट आंसर। ठीक है, 1834 आपके बुक में भी ये मेंशन है 1834, तो यहाँ पे 1834 मेंशन करना है, प्लीज करेक्शन करिएगा, स्क्रीनशॉट मार के रखिए 1834। ठीक है, 1834, एंड joined as the law member of the executive council of the governor general। उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल का लॉ मेंबर बनाया गया। ठीक है, अभी मैकल ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा, उनका रिपोर्ट ना उस टाइम पे बहुत ही फेमस था, एंड उनका रिपोर्ट कब आया पता है, 1835 में। देखिए 1834 में अगर एक इंसान नहीं आएगा तो 1805 में कैसे करेगा, 1835 में कैसे उनका रिपोर्ट आएगा। सो उनका जो रिपोर्ट है February 2 1835 में आया। वो पूरा 1 ईयर लिए थे पूरा ऑब्जर्वेशन के लिए, जितने भी रिपोर्ट्स पहले थे, और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स थे, जस्ट लाइक हमारे और भी है, चार्टर एक्ट है, चार्टर कमीशंस है, ग्रैंड कमीशंस है, हंटर कमीशंस हैं, बहुत सारे एक्ट बने थे एजुकेशन सिस्टम के लिए। सबको एनालिसिस करने के बाद 1835 पे February 2 को उन्होंने अपना रिपोर्ट बनाया, दैट इज नोन एज मैकले मिनट, इन व्हिच ही क्रिटिसाइज्ड, उन्होंने क्रिटिसाइज किया ऑलमोस्ट एवरीथिंग इंडियंस एंड प्रेज्ड एवरीथिंग वेस्टर्न। इंडियंस के जो इतने भी थिंग्स थे, जितना भी चीज था, इंडिया में रह रहे, इंडिया में बिजनेस कर रहे, बट इंडिया के लोगों को वो बुद्धू बोलते थे, जस्ट लाइक दे आर मैड इन देयर डिफरेंट थिंग्स। मतलब फूड के लिए ही वो मैड है, नथिंग फॉर डेवलपमेंट, नथिंग फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कल्चर एटसेट्रा। इवन इवन दो दे डोंट नीड एनी टाइप ऑफ एजुकेशनल सपोर्ट, ओके, उनको चाहिए नहीं था। उस टाइम में इंडिया का इतना बुरा हालत था क्योंकि टैक्स देना पड़ता था राजा महाराजा लोगों को, एंड बहुत ही बेठी खटते थे। दैट इज बेठी खटना मीन्स हो गया कि किसी के अंडर में बहुत टॉर्चर सह के काम करना, वैसा टाइप का थे, मजदूर थे बहुत ही ज्यादा। तो उस पीरियड में वो चेंजेस नीड ही नहीं किए, बट मैकलमिनट्स ने इसको मेंशन करते हुए कहा कि ये बहुत ही क्रिटिसाइज्ड वाला पॉइंट है, उन्होंने कंट्रोवर्सी में ले आए कि ये चीज इंडिया का बहुत खराब है। तो इंडिया में इतना सारा चीज खराब है तो क्यों हम ब्रिटिशर्स जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सपोर्ट ना करें। तो उन्होंने वेस्टर्न जो कल्चर है उसको बहुत ही सपोर्ट किया, सपोर्ट करते हुए प्रेज किया। ठीक है, हिज मिनट वाज एक्सेप्टेड, एंड लॉर्ड विलियम बेंटिंग in March 1835 formulated the central measure policy during British period in India। So उनके जो मिनट है, दैट मीन्स लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उनके मिनट को सपोर्ट किया, हाँ, एंड फॉर्मुलेट किया मार्च 1835 को, क्या, एक सेंट्रल मेजर पॉलिसी, एक पॉलिसी बनाया ब्रिटिश पीरियड
ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया। उसी पीरियड में मैकले प्रपोज टू यूटिलाइज, उन्होंने प्रपोज किया, दैट मीन्स एक थीम जो बनाया कि हम एजुकेशन सिस्टम में कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, टोटल एजुकेशनल ग्रांट्स जितने भी पॉइंट्स थे, अचीव दैट गोल ओरिएंटेड एंड गोल ओरिएंटेड, ये मेंशन किया गया, थोड़ा सा पॉइंट अलग हो गया, मैं चेक करके बताती हूँ आपको। अचीव दैट गोल ओरिएंटेशन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन विद द वेस्टर्न लर्निंग। तो उनका एक मेन चीज था कि वो गोल ओरिएंटेड थे, वो चाहते थे एजुकेशनल पॉइंट्स को चेंज करना। एंड ओरिएंटेशन, यहाँ पे ओरिएंटेशन 2 पॉइंट्स होगा, दैट इज गोल ओरिएंटेड एक होगा, कॉमा मेंशन करना है फिर लिखना है, स्किप किया गया है, ओनली गोल मेंशन किया गया, अचीव दैट गोल नहीं था, अचीव दैट गोल ओरिएंटेड पॉइंट्स, क्योंकि बहुत सारे गोल्स हैं, यहाँ पे ओनली गोल लिखा गया है तो गलत हो जाएगा, गोल्स मेंशन कर दीजिएगा या फिर गोल ओरिएंटेड पॉइंट्स मेंशन कर दीजिएगा। एंड ओरिएंटेशन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, जो भी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है, जो भी संस्थाएं हैं एजुकेशन रिलेटेड, उनको वो वेस्टर्न कल्चर में ढलना चाहते थे, तो उन्होंने चेंज करने के लिए ग्रांट बनाया, दैट इज अ ग्रांट, किया क्या, ग्रांटेड करना, कोई चीज को ग्रांटेड करना, तो उन्होंने ग्रांट किया इस पॉइंट्स को, ठीक है। एंड ही एड्रेस्ड, उन्होंने और भी क्या दिया, एड्रेस्ड किया कौन सी इश्यूज के ऊपर, कि क्या एक्चुअली कंट्रोवर्सी है, कौन सा कंट्रोवर्सी है, मैंने अभी बोला था कि आपको पहले लिखना है ओरिएंटालिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट का पॉइंट, तो अभी देखिए ये पॉइंट्स मेंशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप उस पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं जो पॉइंट्स अभी हमने पढ़ किया है, ठीक है। ही एड्रेस द इश्यूज involved in the controversy between the Orientalist and Anglicist and section 43 of the Charter Act 1813। मैंने कट नहीं किया, थोड़ा सा ऐसे ही मार्क करते हुए कट गया, तो आप चेक करिए, सेक्शन 43 ऑफ द चार्टर एक्ट 1813 इन हिज ओन वे, उन्होंने अपने तरीके से ये सारी चीज़ों को चेंज किया। तो ओरिएंटालिस्ट एंग्लिसिस्ट का जो पॉइंट था वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इस पॉइंट्स पे, ठीक है, 1.5 पेज जैसा वो हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैकले आर्ग्यूड दैट थिंग्स इन दिस सेक्शन, जो सेक्शन 43 है चार्टर एक्ट में, क्या क्या पॉइंट्स में वो है एंड उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस चाहिए, विलिंग टू प्रपोज द रिसाइडिंग चेंजेस इन दिस, वो चीज देखिए। सो सेक्शन 43 में पहला चीज आया इंटरप्रिटेटेड इंग्लिश लिटरेचर, वो चाहते थे कि सेक्शन 43 में क्या था कि ट्रेडिशनल जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको बढ़ाया जाए, ट्रेडिशनल कल्चर को बढ़ाया जाए, तो उन्होंने इंटरप्रेट किया कि नहीं, यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, लर्निंग ऑफ नेटिव इंडियन लैंग्वेज बाय द राइटिंग ऑफ मेनी फिलोसोफर। सेक्शन 43 में ये पॉइंट्स मेंशन किया गया था कि लर्निंग, पढ़ाई जो होगा, एजुकेशन जो मिलेगा, वो नेटिव इंडियंस जो थे, दैट मीन्स उस टाइम में भी तो बहुत एजुकेशनिस्ट थे, बहुत सारे स्कॉलर पर्सन थे, इंडिया के भी थे ना, कुछ कुछ लोग पढ़ाई करते थे, उन्होंने जो इंडियन लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में, जो गांव के फोक लैंग्वेज है उसमें जो कुछ भी चीज़ें लिखे हैं उसी को ही हम स्कूल में पढ़ेंगे, तो उसको भी उन्होंने बैन कर दिया, नहीं यहाँ पे भी वेस्टर्न फिलोसॉफर्स के पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। लास्ट, promoting promoting a knowledge of science as a instruction of media, ये चीज को उन्होंने भी अलाउ किया, बाकी 2 पॉइंट को उन्होंने क्रॉस कर दिया। ये पॉइंट क्या था, उन्होंने बोला कि इंग्लिश, जो इंटरप्रिटेटेड इंग्लिश लिटरेचर, सेक्शन 43 में इंग्लिश लिटरेचर को थोड़ा थोड़ा क्या किया गया, सपोर्ट किया गया, किस लिए, जो बच्चे पढ़ना चाहते थे ओनली उनके लिए। बट यहाँ पे मैकले ने क्या बोला कि सारे बच्चों को हम इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ने के लिए बाउंड करेंगे, तो ये पॉइंट को पहले उन्होंने काटा एंड मॉडिफाई किया, इस पॉइंट को भी मॉडिफाई किया, इस पॉइंट को भी मॉडिफाई किया, बट इसको उन्होंने सेम रखा, इसको चेंज नहीं किया, ठीक है। दस, द प्लान proposed by him was not only endorsed by the government but also widely accepted by the Indians। So उन्होंने जो प्लान बनाया, ठीक है, प्लान जो बनाया था मैकले ने कि ये सारा चेंजेस करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इससे इंडिया का डेवलपमेंट होगा, हमारा कंपनी डेवलप होगा। तो इससे क्या हो गया कि बच्चे जो कि खाने को नहीं मिलता था, उनको खाना नहीं पाते थे, तो उन लोगों को जॉब मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगा इंडियंस को, तो वो अगर ब्रिटिश लैंग्वेज के थ्रू पढ़ ले,
वो नेटिव लैंग्वेज में जो है वो थोड़ा बहुत पढ़े एंड इंग्लिश जो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो करे तो उनको जॉब मिल जाएगा। तो इसीलिए government and plus widely accepted by Indian also. Not only government but also Indians also support this system. मैकलेमिनेंट्स को सपोर्ट किया, उस टाइम पे कोई और रास्ता नहीं था, वे नहीं था, इसलिए सपोर्ट किया गया। देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज द इम्पोर्टेंट और एज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। सबसे बड़ा माइलस्टोन बोल सकते हैं, लैंडमार्क बोल सकते हैं कि यहाँ से ही पॉइंट किया गया है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आया। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि उनको जो चाहिए एजुकेशन सिस्टम में वो लेके आए। सो यहाँ पे देखिए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी मैंने अभी समझाया, उसी पॉइंट को आपके बुक में देखिएगा 4 या 5 लाइन में है ओनली। जितना पॉइंट समझा है उतना पॉइंट्स ही है, उसको कर लीजिएगा। ठीक है, अगर भूल गए नहीं भी लिखे चलेगा, अगर बाई चांस याद आया तो उतना चीज़ को रिमेंबर कर लीजिएगा, नोट जब बनाओगे इसको ऐड कर लोगे। ठीक है, डायग्राम में सेंड कर दो। इतना समझ आया? यस और नो?